आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सेशन हमारा लाइव हो चुका है। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला सवाल लेते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं आज का। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट लीजिए। मनीषा जी गुड आफ्टरनून। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कौन सी है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची ऐसी है जो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है? हाँ जी, इस सवाल को करेंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन देखिए। अंजुम जी वालेकुम अस्सलाम। अभी तो काफ़ी बेहतर है पहले से, आज ठीक है सब कुछ। चलिए हम लोग आर्टिकल नंबर 10, मोहम्मद अदनान, ये आर्टिकल नंबर 10 क्या है? आर्टिकल नंबर 10 तो इसमें कहीं पर नहीं लिखा है। देखिए दल बदल विरोधी कानून जो लेकर के आया गया था, अगर हम इसकी बात करेंगे दल बदल विरोधी कानून की, तो इसमें भारत के संविधान में अगर आप जानते हैं तो संविधान में, भारत के संविधान में अगर हम देखें, मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक। और मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी 8 थी ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो अनुसूचियाँ 8 थी, बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई थी, तो टोटल अनुसूचियाँ 12 हो गई। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या किया गया, 52वां एक संविधान संशोधन किया गया था, 52nd 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में आया था। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची ऐड की गई, ठीक। 10th शेड्यूल इसमें ऐड किया गया भारत के संविधान में। तो ध्यान रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित 10वीं सूची में दिया गया है, 10वीं सूची में दिया गया है, ठीक। 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधारों से संबंधित थी, वो पहले ही जो सबसे पहला, ठीक है, जो सबसे पहला हमारा संविधान संशोधन था 1951 वाला, उससे किया गया था। अगला सवाल देखेंगे। देखो इसमें क्या है, जो इसमें लॉ जो दिए हुए हैं, ये ऐसे सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है जो एक दल से दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए लाया गया था इसको। आगे चलेंगे, सवाल नंबर अगला। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति को दर्शाने वाली मूर्तियां किस स्थान पर स्थित हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। इसको देखिए, ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। तो त्रिमूर्ति के नाम से, ये त्रिमूर्ति जो है, जल्दी आप इसका उत्तर बताइए। पहले इसका उत्तर देख लेते हैं, आपका क्या है? डी उत्तर कर रहे हैं, बादामी गुफा। सभी लोग बताइए। दूसरे का बी, एलिफेंटा गुफाएं। एक बार कर लीजिए उत्तर, फिर आगे चलते हैं हम लोग। भाई सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए इसको। हाँ जी, दूसरे का ए कर रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए त्रिमूर्ति के नाम से जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वो एलिफेंटा की गुफाओं में हैं, एलिफेंटा की गुफाओं में। ये प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? मुंबई में हैं, मुंबई में अर्थात महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में। कई सारे प्रश्न आते हैं एलिफेंटा से जुड़े हुए, ठीक है। तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये वाली जो मूर्ति है, ये भगवान शिव के 3 चेहरों को दर्शाती है, जो कि हैं ब्रह्मा, जिनको हम सृष्टिकर्ता के नाम से जानते हैं, दूसरे विष्णु जिनको हम पालन करता, और तीसरे महेश यानी संहारक के रूप में प्रतिनिधित्व करती है ये वाली मूर्ति। तो इसकी जो हाइट है वो 20 फीट है, 20 फीट हाइट है इस मूर्ति की, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए। भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक वूलर झील का निर्माण किस गतिविधि के कारण हुआ है? वूलर झील का निर्माण किस एक गतिविधि के कारण हुआ है, इसको बताइएगा। वूलर लेक का निर्माण किस गतिविधि के कारण हुआ है? सवाल नंबर अगला है, वूलर लेक का निर्माण आपको बताना है कि कौन सी एक्टिविटी के कारण हुआ है। वूलर लेक, वूलर लेक है कहाँ पर, यही बताइएगा। ज्वालामुखी विस्फोट से तो नहीं हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है वूलर लेक, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो एक टेक्टोनिक झील कही जाती है, ठीक है। टेक्टोनिक गतिविधि के कारण इसका जन्म हुआ है।
यानी भूगर्भीय गतिविधियों के कारण जो पृथ्वी की पपड़ी है उसमें अवसाद डिपॉजिट होने के कारण इसका निर्माण हुआ है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण इसका जन्म हुआ है। इसका उत्तर सी रहेगा, सी इसका उत्तर होगा, सभी चेक कर लीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगला देखें माफ कीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सफल व्याख्या के लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? हाँ जी, इसको देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने बताया था, ये भी आता है। नयन जी गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रजनी जी गुड आफ्टरनून। इस सवाल को करेंगे सभी लोग। हाँ जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सफलता, तीसरे का सी कर रहे हैं, बहुत ध्यान से करिए, ये वाला उत्तर गलत है आपका, और दोबारा से उसका उत्तर चुनिए जल्दी से। चलिए, ये वाला उत्तर आपका गलत हो गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने बताया था? तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन थे। ध्यान रखिएगा, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इस इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने ही इसकी खोज की थी। ये प्रश्न पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में 1921 के लिए, इन्हीं को दिया गया था। तो ये भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1921 में इसी के लिए दिया गया था इनको। आगे चलें। भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ जी, इसको बताएं। चलिए भाई, सवाल नंबर अगले पे आए सभी लोग। गुलाब जी, गुलाब चंद जी गुड आफ्टरनून, नाहिद जी गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, इस सवाल पर आते हैं। सेशन को सारे लोग लाइक कर दीजिए जो भी लाइव हैं अभी इस वक्त, और नंबर डाल दीजिए अपने प्रश्न पर। 5 का बी कर रहे हैं। देखिए, जो FRBM अधिनियम है इसका उद्देश्य भारत सरकार के लिए जो राजकोषीय अनुशासन है, ठीक है, ये सुनिश्चित करना होता है। अर्थात जो राजकोषीय घाटा है और जो सरकारी ऋण है, एक सीमा के भीतर इसको नियमित रखना होता है या इसको कम करना होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सरकारी ऋण और राजकोषीय घाटे को कम करना इसका लक्ष्य रहता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के कितने सदस्य होते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी के कितने सदस्य होते हैं? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? ये सवाल भी कई बार आ चुका है परीक्षा में। वैसे तो लोक लेखा समिति में कितने मेंबर्स होते हैं? 15। क्वेश्चन नंबर, इसका उत्तर आप 15 दे रहे हैं। सभी लोग इसका उत्तर करें 22। बहुत बढ़िया, संदीप जी का उत्तर है 22, वीरेंद्र जी का भी 22 है। हाँ, इसका उत्तर सही। देखो, 22 सदस्य होते हैं इसमें। अब इसमें 22 सदस्यों का बाइफर्केशन होगा, जिसमें से लोकसभा में अगर आप देखेंगे लोकसभा से कितने हैं? 15। तो आपने जो दिया है वो लोकसभा से 15 है। इसके अलावा 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं, 7 राज्यसभा से। तो टोटल नंबर हो गए 22, ठीक है, टोटल नंबर हो गए 22। पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? कल एक क्लास का PDF जो हमने अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लास एक कराई थी आपको, उसका PDF हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। माफ कीजिएगा। पूना पैक्ट का उद्देश्य बताइए, पूना पैक्ट का उद्देश्य इनमें से क्या था? पूना पैक्ट का उद्देश्य, इसका ए उत्तर कर रहे हैं रियासतों के साथ संघ का निर्माण, सी कर रहे हैं दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, और बताएं इस समय क्या किया गया था। देखो, ये 1932 की बात है, 1932 की बात है। इस समय क्या किया गया? इस समय जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का वो था रैमजे मैकडोनाल्ड। इसने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, और इसने इसमें क्या कहा गया? इसमें दलित वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए, यूरोपीय, सिख और एंग्लो इंडियन के लिए जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों को अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। तो ये इसी ने लेकर आया था, तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक है। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया?
दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8 पर आइए। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको बताना कौन से महासागर के अंतर्गत है। 8 का कर रहे हैं सी, बाकी सभी लोग बताएं इसको। तो ये बताइए कौन से देश के करीब है, किस देश में पड़ती है ये, देश का नाम भी बताइएगा, तो ग्रेट बैरियर रीफ आती है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन में। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तट है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है ये स्थित, उत्तर पूर्वी तट, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पर स्थित है ये। कभी कभी पूर्वी तट भी ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड वाला तट है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो यहाँ पर 2900 से ज़्यादा, बहुत सारी, मतलब 2900 से ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ और बहुत सारे द्वीप इसमें पाए जाते हैं। सवाल अगले पे आए। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम इनमें से किससे संबंधित होता है? चलिए, ग्रेशम का नियम बताइए किससे संबंधित है? हाँ जी, सवाल नंबर आए हम 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9। चलिए, कोई क्वेश्चन छोटा दिख रहा है तो बता दीजिएगा, उसको जूम कर लेंगे। तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के वितरण से संबंधित होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या करेंसी से संबंधित होता है। इस नियम का कहना है कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है, ठीक है। तो इसमें जो कहा गया है ग्रेशम के नियम में, तो किसी भी अगर उसमें देखेंगे मुद्रा में अच्छी और बुरे दोनों धन शामिल होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो ये मौद्रिक सिद्धांत से संबंधित है। तो इसी सिद्धांत क्या कहता है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। आगे चलो, सवाल नंबर अगला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इस सवाल को बताइए अगर इसका उत्तर सही कर लें तो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान है? इसको बता सकते हैं क्या? इस सवाल का उत्तर कर सकते हैं क्या सभी लोग? स्टेट फाइनेंस कमीशन, अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है, मुझे आर्टिकल नंबर बताइए, कौन से आर्टिकल में बताया गया है भारत निर्वाचन आयोग को, किस आर्टिकल में बताया गया? और ये राज्य निर्वाचन आयोग को पूछा गया किस उसमें होगा आर्टिकल में। तो भारत की संविधान का अनुच्छेद 243 तो है, लेकिन 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष के बाद राज्य की वित्तीय समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। और ये आयोग क्या करेगा? जो स्थानीय निकाय हैं हमारे, पंचायतों के और नगर पालिकाओं की, इनकी वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करेगा, ऐसा इसमें बताया हुआ है। क्लियर? तो अब देखो, 5वें वर्ष में होगा किसका? वित्त आयोग का गठन। इसका बता दो जल्दी से, हमने अभी जो पूछा है आपसे, 243 का आई तो ठीक हो गया, 243 आई। अब कोई चाहे तो इसका बता दो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग का आर्टिकल नंबर, भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो सेंटर का हो गया ना वो, बी तो ठीक है सभी का। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? कल भी इसके बारे में बता ही रहे थे आपको। कौन सा आर्टिकल है? 280। अच्छा, ये हमने यहाँ इलेक्शन कमीशन लिखा है और यहाँ पर हमें सवाल पूछना चाहिए था किसका? भारत का वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए, दोनों को ही बता दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बताइएगा और इसको भी बताइएगा, जो है हमारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। वित्त आयोग, भारत का वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 280, ये ठीक है। चलो, ये बहुत आता है वैसे प्रश्न। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस में है? तो आर्टिकल 224 में, सॉरी 324 में, आर्टिकल 324 में है ये। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध जीवनी हर्ष चरित्र की रचना के विद्वान कौन हैं?
प्रसिद्ध जीवनी हर्ष चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई है? चलिए ये बताइए किसने की है? हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? ऐसे भी प्रश्न को पूछा जा चुका है, आसान सवाल है। तो यहाँ पर हो जाएगा हर्ष चरित्र में इसका उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट, ठीक है, इसका सही उत्तर है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में कवि हुआ करते थे, तो उन्होंने हर्ष चरित्र को हर्षवर्धन की जीवनी के साथ में लिखा है। ठीक है, आगे चलो। चलिए वापस आइए सभी लोग, एक सेकेंड, आइए वापस आइए सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सभी को? एक बार ज़रा बताइए। सेशन हमारा अचानक से ही ऑफ हो गया था खुद से ही। चलिए अभी आवाज़ आ रही है सभी को? सेशन लाइव हो चुका है फिर से, सेशन हमारा लाइव हो चुका है फिर से। चलिए बताइए मुझे, अभी आवाज़ आ रही है सभी को? ठीक है, सेशन लाइव हो चुका है। अभी बीच में अपने आप से ही ये सेशन इंटरप्ट हो गया और खुद से हट गया था। भारत में करेवा किस भूवैज्ञानिक विशेषता के लिए जाने जाते हैं? तो भारत में करेवा जो है, एक तो कश्मीर हिमालय का क्षेत्र है ये, ठीक है, ये वाली जो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है करेवा क्षेत्र जो है, कश्मीर हिमालय या कश्मीर वाले क्षेत्र में इसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ देखो, कश्मीर हिमालय की जो झील है, जो झील की तलछट है और जो नदी हिमानी है, नदी और हिमरत की जो तलछट है, वहाँ जो है डिपोजिशन के कारण जो है एक क्षेत्र का निर्माण हुआ जिसको करेवा क्षेत्र कहते हैं। तो हिमनद के जो निक्षेप हैं या अवसाद हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होने से क्या बना है, ये एक प्रकार से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर अगले पर आए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, शैडो बैंकिंग, सवाल अगला है शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग के बारे में बताइए। तो करेवा जो था वो कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले जो हिमनद हैं उसके निक्षेप हैं। ठीक, तो एक तरीके से ये झील का जो तलछट था उसमें मिट्टी, चट्टानों के अवसादों से जो बनी हुई उपजाऊ मिट्टी है वो, तो ये वाली मिट्टी ध्यान रखिएगा, ये जो मिट्टी है या ये वाला जो क्षेत्र है निक्षेप ये वाले, यहाँ पर केसर की, बादाम की, अखरोट की खेती बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है। शैडो बैंकिंग के बारे में बताइए, शैडो बैंकिंग किसको कहते हैं? शैडो बैंकिंग बताइए, शैडो बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो शैडो बैंकिंग उसको कहते हैं ऐसी वित्तीय व्यवस्थाओं को कहते हैं जो पारंपरिक वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनसे अलग काम करती हैं। एक तो हमारे बैंक होते हैं, बैंकिंग व्यवस्था है हमारे देश की, बैंकों से अलग कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो पारंपरिक बैंकों से बाहर जाकर के काम करती हैं, जैसे ऋण देना, ठीक है, लोन आदि देना, इन्वेस्टमेंट आदि, मनी मार्केट आदि, ये सब। तो ये संस्थाएं बैंकों की तरह ही लोन देती हैं और समान नियम अगर आप देखेंगे तो मतलब वैसे ही ये सुविधा प्रोवाइड कराती हैं लोगों को। तो उन वित्तीय गतिविधियों को जो पारंपरिक हमारी जो बैंकिंग है उससे बाहर हैं। भारत में जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL किस अनुच्छेद के तहत जो है दायर की जा सकती है? PIL किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है? कुसुम जी गुड आफ्टरनून, प्रतिभा जी गुड आफ्टरनून। सवाल अगला देखें। तो भारत में जनहित याचिका की अगर हम बात करें तो जनहित याचिका या PIL जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में 226 के तहत दायर की जा सकती हैं। तो ये नागरिकों को जो सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं उन पर सीधे न्यायपालिका से संपर्क करने की अनुमति देते हैं। आर्टिकल 2032। टिंडल इफेक्ट किस घटना से संबंधित है? टिंडल इफेक्ट किस घटना से संबंधित है? टिंडल इफेक्ट किससे संबंधित है? टिंडल इफेक्ट किससे संबंधित है? स्टूडेंट ही चले गए इतनी देर में। अमित जी गुड आफ्टरनून।
इतने सब मतलब शायद 2-4 मिनट का गैप होगा इसमें। हाँ, इसको देखिए, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कोलाइडल जो कण होते हैं, बहुत महीन कण होते हैं, उनसे जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकीर्णित हो जाता है, तो जिससे हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं लगता, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये, प्रकाश का प्रकीर्णन है ये, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला देखें, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को किसने दिया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देने वाले कौन थे? तो ये वाला बताइए, इफेक्ट किसने दिया था? शांति जी, गुड आफ्टरनून। ध्रुव जी का है 16 का है, वैगनर, वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर। तो एक जर्मन वैज्ञानिक हुए अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा 1909 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। उन्होंने एक विचार दिया था कि पृथ्वी के महाद्वीप जो हैं, जो आज वर्तमान में महाद्वीप हैं हमारे, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, वो एक तरीके से विशाल भूभाग पर केंद्रित थे, जिसको पैंजिया कहा गया, और उसके चारों ओर पानी जो भरा हुआ था उसको पैंथालासा कहा गया। तो बाद में अलग होकर के वर्तमान स्थिति में आए हैं अल्फ्रेड वैगनर। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट इनमें से क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा इनमें से क्या दर्शाता है? फिस्कल डेफिसिट क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है, बताइए। आज भी गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से प्रश्न हमने अब पिछली क्लासों से बढ़ाए हैं, आखिरी 2-3 क्लासेस में। 17 का है। तो देखो, राजकोषीय घाटा जो सरकार का कुल व्यय होता है, सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है और उसकी जो टोटल इनकम होती है, इसके बीच का डिफरेंस होता है, इसके बीच का डिफरेंस होता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितनी राशि उधार लेने की भी आवश्यकता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुल सरकारी राजस्व से अधिक कुल सरकारी व्यय, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या किस संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक स्थिर की गई है? हाँ जी, इसको बताएं, अच्छा प्रश्न है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, इसका उत्तर बताएं सभी लोग, सभी लोग इसका उत्तर बताएं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या किस संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक स्थिर कर दी गई हैं? तो ये है आपका 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में आया था ये, इसके तहत, ठीक है, 2001 के तहत। आगे चलें। गांधार कला की शैली मुख्य रूप से किस विदेशी कला से प्रभावित है? गांधार कला की शैली, गांधार कला की शैली मुख्य रूप से किस विदेशी कला से प्रभावित है? सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। हाँ जी, इसको बताइए, प्रश्न नंबर है 19, गांधार कला शैली कौन सी कला से प्रभावित दिखती है? तो गांधार कला शैली को ग्रीको बुद्ध कला शैली भी जानते हैं। विदेशी प्रभाव जो है बुद्ध की मूर्तियों से स्पष्ट होता है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ग्रीक रोमन कला से काफ़ी प्रभावित है, ठीक है, ग्रीक रोमन कला से काफ़ी प्रभावित मिलती है ये। अगला देखो, प्रशांत महासागर का अग्निविलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? प्रशांत महासागर का अग्निविलय यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर का अग्निविलय जो है, रिंग ऑफ फायर जो है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसके लिए फेमस है? 20 का सी कर रहे हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। ललित जी, काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं क्लास में आप, या मैंने
नहीं देख पाया। हाँ, बीच में शायद कमेंट आपके आते रहे होंगे, मुझे लगता है शायद कई दिन बाद देख रहे हैं। तो प्रशांत महासागर का अग्निवलय जो मुख्य रूप से भूकंप और जो एक्टिव वॉल्केनोज की गतिविधि के लिए फेमस है। भूकंप और एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अधिकांश भूकंप और जलवायु क्षेत्र, लगभग 70 to 80% जो पृथ्वी के अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र यही हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो लगभग 90% भी कह सकते हैं, 80% से ऊपर ही चला जाता है। तो यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटों को टकराव के कारण या एक दूसरे से दूर खिसकने के कारण ये गतिविधियाँ यहाँ पर होती ही रहती हैं। अगला देखो, कथक नृत्य, अगला सवाल देखें, कथक नृत्य का लखनऊ घराना किस व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया था? हाँ जी, ये सवाल देखें, बहुत अच्छा सवाल है। यूपी जीके के प्रश्न ले लिए हमने इसमें, यूपी जीके के प्रश्न भी ले लिए हैं, बिरजू महाराज कर रहे हैं। कथक के लखनऊ घराने की बात चल रही है। तो ईश्वरी प्रसाद जो हैं, ये एक नर्तक भी थे और एक संगीतकार भी थे, ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, इन्होंने ही लखनऊ घराने को विकसित किया था। अब इनका जन्म आपसे पूछ सकता है, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, लखनऊ में ही इनका जन्म हुआ और यहीं पर इन्होंने डेवलप किया था। उत्तर प्रदेश की राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? अच्छा सवाल है ये। हाँ जी, इसको बताइए। उत्तर प्रदेश के लिए 84 उत्तर कर रहे हैं। सभी लोग बताएं इसका क्या उत्तर हो सकता है। सवाल नंबर अगला देखें। हाँ जी, कितनी सीटें हैं? 22 का बी कर रहे हैं। हाँ देखो, ये 86 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं। 86 हैं, 86 हैं या 84 हैं? अच्छा, दोनों में कन्फ्यूज़न है, दोनों में ही कन्फ्यूज़न है। चलिए फिर भी इसको ट्राई करिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में राज्य की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितनी सीट आरक्षित हैं? टोटल सीटें बताइए कितनी हैं, पहले टोटल सीटें बताइए। 86 होगा, ठीक है, या 84 होगा? इसमें थोड़ा सा डाउट है, रुकिए भी, पहले आप इसका बताइए। हाँ जी, तो इसको बताइए जल्दी से। 84 हैं या 86 हैं? 84 हैं। ठीक है, 403 में से 84। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत किस जिले का उत्पाद गुड़ है? कौन से जिले का उत्पाद गुड़ है? सवाल अगला देखें। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत किस जिले का उत्पाद गुड़ है? हाँ जी, तो इसमें ये पूछ सकता है आपसे, ये एक जिला एक उत्पाद योजना को कब लॉन्च किया गया था? एक जिला एक उत्पाद योजना को कब लॉन्च किया गया था, ऐसे प्रश्न भी आता है, इसको बताइए। एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी, इसको भी बताइएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी?
तो इसको ये ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 2018 को, ठीक है, 24 जनवरी 2018 को इसको शुरू किया गया था। तो ये मुजफ्फरनगर इसका सही उत्तर होगा, मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो मुजफ्फरनगर का जो गुड़ है वो उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भी इसको शामिल किया गया है। मानव शरीर में पेयर के पैच, जो पेयर के पैच है किस अंग में पाए जाते हैं? मानव शरीर में पेयर के पैच किस अंग में पाए जाते हैं? मानव शरीर में पेयर के पैच किस अंग में पाए जाते हैं? मानव शरीर में पेयर के पैच किस अंग में पाए जाते हैं? सवाल नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर करें। फेफड़ों। तो देखो, जो छोटी आंत होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और जो इम्यून रिस्पॉन्सेज, तो पियर के पैच छोटी आंत के, विशेषकर जो उसका हिस्सा है इलियम वाले हिस्से की दीवारों में पाए जाने वाले ये एक तरीके से लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं, जो आंत में प्रवेश करने वाले जो रोगजनक होते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सवाल आपने पहले पढ़ा है कभी? ये कुछ नया क्वेश्चन सा है या नहीं पढ़ा हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना के लिए कौन सी शर्त आवश्यक होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी घटना आवश्यक होती है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना के लिए कौन सी शर्त आवश्यक होती है? सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 कंडीशंस होनी ज़रूरी हैं। 25 का आप लोग कर रहे हैं डी, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए। देखो, 2 कंडीशन होती हैं इसमें। एक तो प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, ठीक है, प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है, तब ये कंडीशन होती है। और दूसरा, आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक होना, ठीक, आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक होना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखो, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ए उत्तर हो जाएगा इस हिसाब से। तो आगे चलते हैं। अमोनिया के औद्योगिक, अगला सवाल है, अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है हैबर बॉश प्रक्रिया। आपसे अलग से ऐसे ही पूछता है कि हैबर बॉश प्रक्रिया से किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, तब आप उत्तर करेंगे अमोनिया। इसमें आपको बताना है कौन सा कैटालिस्ट का यूज़ किया जाता है, कौन से कैटालिस्ट का यूज़ किया जाता है। अच्छा सवाल है। अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन के लिए जो प्रयोग की जाती है हैबर बॉश प्रक्रिया, इसमें कौन से उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है? हाँ जी, सवाल नंबर अगला। तो अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन के लिए हम लौह उत्प्रेरक या आयरन कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं, आयरन कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। सी सही बताया बिल्कुल आपने, ठीक है। ये आ चुका है प्रश्न। क्वासर क्या है? क्वासर क्या होता है? बताइए, क्वासर क्या है? हाँ जी, ये क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है? निकिल नहीं होगा, वो पिछले प्रश्न में भी लोहा होगा, आयरन। आज के प्रश्न आपने जो है कितने सही जा रहे हैं अभी तक, बताइए। आप में से कितने लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं? ज़्यादातर सारे ठीक हो रहे हैं कि नहीं? इसका उत्तर होगा, देखो ये क्या होता है, कुछ जो गैलेक्सीज होती हैं हमारी, कुछ आकाशगंगाओं के केंद्र के अंदर एक अत्यधिक चमकीला खगोलीय पिंड होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर सी। अगला देखो, साइंस के गलत हो रहे हैं, ओके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी? इसका क्या उद्देश्य था? ऐसे करके भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इसका ईयर भी आपको बताना है, किस वर्ष शुरू की गई थी। तो हमने देखो जो जीएस के कृषि वाले क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें ले लिए हैं, है ना, कृषि से संबंधित प्रश्न भी ले लिए हैं हमने। चलिए, ध्रुव जी कह रहे हैं कि आज के तो काफ़ी गलत हो रहे हैं, बट एनीवेज थोड़ा सा हमने कहा था आपको, शुरुआत में हमने आपको बहुत चैप्टर वाइज क्लासेस करवाई थी कई सारी, तो हमने आपसे कहा था धीरे धीरे लेवल को हम थोड़े क्वेश्चंस ऐसे शामिल करेंगे जो आपने के लिए नए क्वेश्चंस होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अभी इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये भी प्रश्न आता है।
तो देखो ये आई थी 18 फरवरी को योजना, 18 फरवरी को योजना आई थी, लेकिन वर्ष था 2016। ठीक है, ये मोदी गवर्नमेंट में आई थी ये वाली स्कीम। बहुत सारी स्कीम लॉन्च हुई थी उस समय की, और ये स्कीमें इतनी पूछी जाती हैं यहाँ अभी भी परीक्षाओं में। और ये किसानों की जो फसल बीमा योजना थी, किसानों के लिए उनकी फसल का बीमा इसमें करवाना था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फसलों का न्यूनतम समर्थन नहीं, प्राकृतिक आपदाओं से अगर इस बीमा योजना के तहत कोई प्राकृतिक आपदा अगर पड़ रही है, फसल का नुकसान हुआ है, तो पूरा का पूरा पैसा उसको जो है एक तरीके से किसानों को मिल जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलो। हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की फसलों को विकसित किया गया था? हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की फसलों को विकसित किया गया था? हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की फसलों को विकसित किया गया था? हरित क्रांति के दौरान, सवाल नंबर अगला, हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की फसलों को विकसित किया गया था? 29 का बी। सभी लोग बताइए क्या ये सही है? हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी? मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। हरित क्रांति का मुझे वर्ष बताइए आप लोग। हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी उसका वर्ष बताइए, उसका वर्ष बताइए किस वर्ष हुई थी। तो ये है एक तरीके से जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों को बोया गया था यहाँ पर। ठीक है, उच्च उपज देने वाली किस्में विकसित की गई थी गेहूं और चावल की, आप ध्यान रखिएगा इसको, गेहूं और चावल की। इसके साथ में अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ी, बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स है उसका इस्तेमाल किया गया इसमें। भारत में आपने नहीं बताया 1966-67, बहुत बढ़िया। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी कब हुई थी? 1966-67 में। आपसे ये भी पूछ देता है कि किस दशक में हुई थी। दशक अगर आपसे पूछेगा 1960 का ये दशक था। भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? भारत में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है? इसको बताइए जल्दी से। इसमें एक और आगे का प्रश्न बताएंगे हम आपको। देखिए सवाल नंबर सी आ गया, उत्तर नाबार्ड कर रहे हैं, इसका गलत हो जाएगा, नाबार्ड नहीं करेंगे। तो ये कौन सा है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, CACP, कृषि लागत मूल्य आयोग, कृषि लागत मूल्य आयोग। तो भारत में फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP करती है। और भारत के कृषि और किसान मंत्रालय से जुड़ी एक संस्था है ये CACP। ठीक है, ये आयोग किसानों के लिए जो कीमतें होंगी फसलों की उनको डिसाइड करेगा। और फिर जो फाइनल टच कौन देगा या फाइनल कौन करेगा इसको? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, इसको बोलते हैं CCEA, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति इन सिफारिशों को अंतिम रूप देती है, ये भी याद रखना। ठीक, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी इसको फाइनल करती है, इसको फाइनल करती है। अगला देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? बताएं इसको। आसान सवाल है, कर लेंगे सारे लोग। अगर यहाँ पर मान लीजिए सिंपल साधारण यहाँ से ये प्रश्न दिया होता, भारतीय संविधान की किस हिस्से को या किस भाग को संविधान की आत्मा और हृदय के नाम से जानते हैं? तो देखो ये तो आर्टिकल अभी फिलहाल तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32 को कहा है। इसको ये किस लिए है? क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च किस तिथि को समाप्त हुआ था? दांडी मार्च की समाप्ति किस वर्ष हुई, किस तारीख को हुई थी? महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई दांडी मार्च किस तिथि को समाप्त हुई थी? शुरुआत की तिथि भी पूछ लेता है आपसे, शुरुआत की तिथि भी पूछता है। देखो नॉर्मली अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान की आत्मा किसको कहते हैं तो वो प्रस्तावना हो जाएगी। ठीक है, प्रस्तावना। अगर पर्टिकुलरली नाम पूछता है बाबा साहेब के नाम से तो आर्टिकल 32 को कहा था उन्होंने। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई दांडी मार्च किस तिथि को समाप्त हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को।
ठीक, समाप्ति पूछ रहा है, समाप्ति, समाप्ति। तो ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? देखो यहाँ पर हो गई इसकी शुरुआत, ये हुई थी शुरुआत और ये हुई थी समाप्ति। दोनों याद रख लीजिएगा, समाप्ति पर भी आते हैं प्रश्न, शुरुआत पर भी आते हैं। 12 मार्च 1930 को शुरू होकर के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और दांडी तक गई थी ये। ठीक, 12 मार्च को शुरू हुई, 6 अप्रैल को ख़त्म हो गई थी 1930 में। कुल मिलाकर के कितनी दिन चली थी? 24 डेज़, 24 डेज़, 24 डेज़ ये यात्रा चली। आगे देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यह ऐसे पूछता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है या फादर कौन है? 33 का कर रहे हैं सी, 33 का कर रहे हैं सी, फ्रांसिस क्रिक नहीं होंगे। कोई दूसरा ऑप्शन बताइए। तो प्रोफेसर इसमें थे कौन? एलेक जेफरीज, एलेक जेफरीज थे, एलेक जेफरीज सही उत्तर हो जाएगा, एलेक जेफरीज। ठीक है, 1984 में इन्होंने इसकी खोज की थी, 1984 में। इस सवाल कई बार आया हुआ है, कभी कभी पिता के रूप में पूछता है। ठीक है, इस सवाल को भारत में पूछता है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है? भारत में अगर पूछेगा तो भारत में तो ये कौन थे? लालजी, लालजी सिंह। ठीक है, लालजी सिंह विश्व स्तर पर हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन हैं? लालजी सिंह हैं। और दुनिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन हैं? ये जॉन जेफरीज हैं, जॉन जेफरीज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पार हिमालयी नदी का उदाहरण है? भारत में कौन सी नदी पार हिमालयी यानी ट्रांस हिमालय नदी का एग्जाम्पल है? रात 9:30 बजे रहेगी क्लास, 9:30 पर, 9:30 PM पर क्लास रहेगी। ठीक है, आ जाइएगा सभी लोग। देखो पार नदियाँ, इनका मतलब ये होता है कि ऐसी नदियाँ, ये पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं। ठीक है, जो ये नदियाँ हिमालय के निर्माण से पहले से ही बह रही हैं और आज भी अपना अस्तित्व वहीं पर बनाए हुए हैं ये। तो इसमें क्या हो जाएगी? सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी, सतलज नदी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के इसमें उदाहरण हो जाएंगे। भारत की एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है जो भूमिबद्ध यानी इनलैंड अर्थात जो समुद्र में नहीं गिरती? समुद्र में जाने से पहले ही सारा जल उसका सूख जाता है। तो भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो भूमिबद्ध है और समुद्र में नहीं गिरती है? तो इकलौती नदी आप जानते हैं लूनी रिवर, कौन से राज्य में बहती है नदी, कहाँ पर है? तो ये भूमि के भीतर ही विलीन हो जाती है, समुद्र में नहीं गिरती है, राजस्थान से होकर बहने वाली है। ठीक है, राजस्थान से होकर के बहती है और कच्छ के रण के दलदली भूमि इलाकों में छिप जाती है या गायब हो जाती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेशन को लाइक कर दीजिएगा, आपसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं किया है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा। अनाई मुड़ी नहीं होगी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दो हैं, ये हैं पश्चिमी घाट, ये हैं पूर्वी घाट, यहाँ की पूछी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़। ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएगी? जिंदागढ़। इसकी हाइट अगर आप देखेंगे तो 1690 मीटर है। ठीक है, 1690 मीटर है। चलिए इसमें अब एक चीज़ और बताइएगा, जिंदागढ़ और महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई कितनी कितनी है? तो जिंदागढ़ चोटी की जो ऊंचाई है वो 1690 है। ठीक है, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, और महेंद्रगिरी कहीं कहीं पर महेंद्रगिरी भी होता है। ठीक है, महेंद्रगिरी की पहुंचता है तो उसकी लगभग 1501 मीटर है। अब एक सवाल और बनता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए। ऐसे ही प्रश्न बनता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, या अनामुडी या अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी, अनाईमुडी ये क्या है? पश्चिमी घाट की है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है ये,
हाईएस्ट पीक है। इसकी इसकी हाइट आ चुकी है परीक्षा में। हाइट बताइए। इसकी हाइट 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। और इसी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी माना जाता है। अनाईमुड़ी या अनामुड़ी का अर्थ होता है जो हाथी का सर होता है एक तरीके से। तो दोनों ध्यान रखना आप लोग, दोनों की हाइट भी ध्यान रखना। अनाईमुड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, नीलगिरी में दोडा बेटा, एक दोडा बेटा है ये नीलगिरी पहाड़ी। अब जहाँ पर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आ रही हैं पहाड़ियाँ, ये जगह आकर के मिल जाती हैं ट्राई जंक्शन पर। तो जहाँ पर ये मिलती हैं ये होती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा, ठीक है, दोडा बेटा याद रहेगा। तो इधर हो जाएगी यहाँ पर दोडा बेटा। आगे देखो, भारत में मसालों के बगीचों के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? भारत में मसालों के बगीचे के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? भारत में मसालों के बगीचों के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? आसान सवाल है। और यहाँ पर आप जानते हैं ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार करके पुर्तगाली था वास्को डी गामा। ठीक, वास्को डी गामा इस तरह से पूरे अफ्रीका को पार करके कहाँ पहुँचा था? केरल के तट पर पहुँचा था, केरल के कारिकट तट पर, जहाँ पर राजा जोमोरिन ने उसका स्वागत किया था। और यहाँ से वो बहुत सारे मसालों में वो काली मिर्च लेकर के गया था। ठीक है, तो मसालों के लिए केरल पहले से ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मसाले, तो यहाँ होगा केरल। केरल केरल भारत में ज्वारीय वन टाइडल फॉरेस्ट का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में ज्वारीय वन टाइडल फॉरेस्ट का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? भारत में ज्वारीय वनों का टाइडल फॉरेस्ट का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो ये क्षेत्र है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जहाँ बनता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ही क्षेत्र है ये। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। यहाँ पर खारे पानी में जीवित रहने वाले पेड़ हैं यहाँ पर। और रॉयल बंगाल टाइगर का भी ये एक तरीके से आवास होता है, प्राकृतिक आवास है उसका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंपल, सुंदरवन। तो यहाँ पर क्या है? ये सुंदरवन का क्षेत्र है। ठीक है, ये सुंदरवन का क्षेत्र है। कांडला बंदरगाह, अगला सवाल देखें। कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है और किस प्रकार का ये बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह के बारे में बताइए। कांडला बंदरगाह का नाम पूछता है, दीनदयाल बंदरगाह भी इसको बोलते हैं। दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एक प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, एक प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह है। कहाँ पर ये? गुजरात में। गुजरात में है ये। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है ये। एक प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अवध के नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? हाँ जी, इसको बताइए। 40 का उत्तर कर रहे हैं सी। बढ़िया। तो ये जो है फैज़ाबाद में, फैज़ाबाद। ठीक है। और इसी मकबरे को एक नाम और दिया जाता है, गुलाब बाड़ी। गुलाब बाड़ी। ठीक है, गुलाब बाड़ी। तो ये जो शुजाउद्दौला था इसकी मृत्यु भी कहाँ पर हुई थी? फैज़ाबाद में। इसको दफनाया भी यहीं पर गया था। ठीक है, गुलाब बाड़ी इसका मतलब है जो शुजाउद्दौला का मकबरा है, इसको गुलाब बाड़ी कहते हैं, मतलब गुलाबों का बगीचा एक तरीके से इसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। उत्तर प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ किन जिलों में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ किन क्षेत्र में पाई जाती हैं या किन जिलों में पाई जाती हैं? शिवालिक की पहाड़ी को बताइए। आर्मी लवर जी लेट हो गए हैं, गुड आफ्टरनून, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहले वाला हिस्सा देख लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। सहारनपुर में देखने को मिलेंगी। ठीक है,
थोड़ा सा ही विस्तार है, कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, तो ये प्रश्न ऐसे भी आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो शिवालिक की जो राजा जी श्रेणी है, ठीक है, उसमें पूछता है। तो राजा जी श्रेणी है, ये कौन से क्षेत्र में आ जाती है? ये सिंपली सहारनपुर वाले क्षेत्र में है। ये सहारनपुर वाले क्षेत्र में मिलेगी आपको देखने को। यूपी जीके वाली क्लास आप लोगों ने की है, यूपी जीके वाली क्लास आप लोगों ने की होगी। तो इसकी जो शिवालिक की एक श्रेणी है राजा जी श्रेणी, ये उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी फैली हुई है, दोनों जगह मिलेगी ये। आगे देखें, ताला नगरी सिटी ऑफ लॉक्स के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये वाला तो आसान है सवाल, इसको कर लेंगे सब, इसको सब कर लेंगे। एक प्रश्न आता है आपको मैचिंग के लिए, मैचिंग मिलान वाले प्रश्न में आपको यूपी के डिस्ट्रिक्ट पूछता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का काम क्या है। जैसे मुरादाबाद यहाँ लिख देगा, बरेली लिख देगा, मेरठ लिख देगा, अलीगढ़ लिख देगा। यहाँ उनके बताइए कि वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर खेल के सामान के लिए, ग्लासेस के लिए, बर्तनों के लिए, कुछ ऐसे करके मैच करवाता है। तो ये तो अलीगढ़ हो जाएगा, सिटी ऑफ लॉक्स भी कहते हैं, ताले बनाए जाते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? हाँ, यूपी जी के आएगा, उसमें लिखा हुआ है नेहा जी, यूपी जी के उसमें आएगा, लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इनमें से तराई क्षेत्र है, बुंदेलखंड है, मध्य पश्चिमी मैदान है, पूर्वी मैदान है, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान है, विंध्य क्षेत्र है। ऐसे मिलाकर के कुल इस तरह से 9 क्षेत्र बताए गए। ये हमने आपको एक क्वेश्चन में और करवाया था पहले भी, ठीक है। 9 है एग्रो क्लाइमेटिक जोन यूपी में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। सतत विकास की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई थी? सतत विकास की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई थी? ये कौन सी रिपोर्ट थी? हाँ जी, उसको बताएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो ब्रंटलैंड आयोग था, इसने बताई थी आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट थी, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर। आयोग कौन सा था? ब्रंटलैंड आयोग था। ये प्रश्न आता है, इस आयोग की ये रिपोर्ट थी, इसका शीर्षक रखा गया था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो इसके अनुसार इसमें कहा गया कि सतत विकास ऐसा विकास होगा कि जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता हो, लेकिन साथ ही वो जो वर्तमान पीढ़ी है, वो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से भी समझौता ना करता हो, ठीक है। यानी वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए आगे भविष्य के लिए भी वो सुरक्षित रहें, ऐसा डेवलपमेंट। इसका वर्ष बताइएगा, वर्ष बताइएगा 1987 में, ठीक है, 1987 है ये रिपोर्ट जो आई थी। 17 सतत विकास लक्ष्यों में से SDG 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों में से SDG 13 का क्या मुख्य उद्देश्य है? कुल मिलाकर के सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? SDG टोटल कितने हैं? SDG हैं संख्या में 17, ठीक है, संख्या में 17। तो SDG जो 13 है, ये क्या है? ये जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई की बात करता है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एजेंडा 21 और जलवायु परिवर्तन, एजेंडा 21 और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को किस ऐतिहासिक सम्मेलन में अपनाया गया था? कल तक के PDF हमने आपको अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करके रखिएगा आप लोग। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का PDF भी आपको भेज दिया गया है। तो एजेंडा 21 और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को 1992 की जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुई थी पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, UNCED, यही होगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। चलिए ये समझ में आ गया, अगले पर आते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर क्या मापता है? जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर क्या मापता है? तो किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन को मेज़र किया जाता है इससे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो है, जैसे जीडीपी के विपरीत, जीडीपी को नहीं मेज़र करता है ये, याद रखिएगा। इसमें जो है आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय कारकों को शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है। जीपीआई है, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को मेज़र करता है। धारणीय विकास के संदर्भ में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है? धारणीय विकास के संदर्भ में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है? ये वाला प्रश्न कई बार करवा चुके हैं, 3 बार ले लिया है हमने। हाँ जी, इसको बताइए। ये हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, जो धारणीय विकास के संदर्भ में जो कार्बन क्रेडिट है, इसका कॉन्सेप्ट आया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। तो इस प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या किया गया था, ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया था। आगे देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को विधेयकों पर वीटो शक्तियां प्राप्त होती हैं? वीटो शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई हैं? हाँ जी, इसको देखिए, अनुच्छेद नंबर 111 बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? AKS प्रतिभा जी, प्रिया जी, ध्रुव जी का 14 का सी, 111 में, 111 में, ठीक है, 111 में। बाकी 108 में क्या है, 110 में क्या है बताइए, 123 में क्या है? 123 में अध्यादेश ऑर्डिनेंस है, 123 में अध्यादेश है। और अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया है, ये भी बताइए। तो दोनों को ध्यान रख लीजिएगा, ये वैसे हम पिछले क्वेश्चन में कई बार करा चुके हैं। तो यहाँ पर एक तो जॉइंट सीटिंग होती है इसमें, जॉइंट सीटिंग, ठीक है। और ये धन विधेयक या मनी बिल के बारे में बात करता है, धन विधेयक या मनी बिल के बारे में बात करता है ये। आगे चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का। रेपो रेट में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर रेपो रेट में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेपो रेट, और रेपो रेट को कौन बढ़ा सकता है? तो जो हमारी आरबीआई है, आरबीआई क्या करती है? मौद्रिक नीति बनाती है। आरबीआई क्या बनाती है? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी का जब निर्माण करती है तो 3-4 टूल हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह के। तो इसमें एक रेपो रेट में वृद्धि करने से क्या होते हैं, लोन जो है ये अब महंगे हो जाते हैं, जिससे लोग जो हैं एक तरीके से पैसा ही कम लेंगे लोन के रूप में, ऋण के रूप में पैसा कम लेंगे, तो बाज़ार में पैसा कम जाएगा। अर्थात बाज़ार में पैसा कम जाएगा तो वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी या इन्फ्लेशन पर नियंत्रण आ जाएगा इससे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति कम। यही है, कोई दूसरा है? तो इसमें मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। हाँ जी, इसका उत्तर बताएं सभी लोग, यही होगा। तो इसमें मुद्रास्फीति कम हो जाती है। इकोनॉमिक नहीं आती है सर, उसमें तो लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स के बारे में, साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में। अब किसी सेक्शन के क्वेश्चन ना दे तो ये तो मैं या आप कोई भी नहीं बता सकता उसको। आपको नहीं आती है, ये एग्ज़ाम में नहीं आती है? अच्छा, आपको नहीं आती होगी, ऐसा बोल रहे हैं। देखो, इकोनॉमिक्स अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, चलो ये अच्छा आपने बता दिया। एक इकोनॉमिक्स का हमने सेशन करवाया है आपको, इकोनॉमिक की आपको एक क्लास करवाई है हमने, ठीक है। वो थ्योरी वाली क्लास है, अगर चाहें तो उसको देख लीजिएगा, बहुत बेसिक से है, बहुत फंडामेंटल्स क्लियर किए हैं उसमें, वो सारी आ जाएगी उसमें आपको। अगर उतना क्लास भी कर लेते हैं आप, तो उतनी क्लास भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका उसमें कल्याण हो जाएगा इकोनॉमिक्स में।